बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो जियोथर्मल एनर्जी पे बेस करता है। तो जियोथर्मल एनर्जी को हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है। तो जहाँ पर भी थर्मल का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर मुराद हीट होगी, और जियो का वर्ड आ रहा है तो इसमें इससे मुराद जो है वो अर्थ इन्वॉल्व होगी। तो बेसिकली ये ज़मीन की एनर्जी होती है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। इसके अलावा हम इसका डायरेक्ट यूज़ भी देखेंगे, अगर हमने इसको डायरेक्टली यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। तो जियोथर्मल एनर्जी को हम यहाँ पर एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जनरेशन के तौर पे भी देखेंगे। तो अभी आउटलाइंस को देख लेते हैं। आउटलाइंस में हम जो है वो हमारे आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन होगा, देन ओवरव्यू होगा जियोथर्मल एनर्जी का। उसके बाद हम इसके रिजर्वायर्स को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में इसके रिजर्वायर जो हैं या ओवरऑल रिजर्वायर जो है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। देन जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को इसका देखेंगे और इसकी एक्सट्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाएंगे कि हमें ये इकोनॉमिकल पड़ता है या नहीं। देन जो है वो जियोथर्मल एनर्जी हम पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर इसको ऑब्जर्व करेंगे। देन प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम जो है वो कंक्लूड करेंगे जो पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जो है वो हम इंट्रोडक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें सिंपल वे में तो ये एक हीट एनर्जी होती है जो अर्थ से जनरेट होती है कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से। तो इन स्लाइड्स में 3 नेचुरल प्रोसेस जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। इसमें से फर्स्ट वन जो है कि वो ये है कि जब हमारा प्लैनेट बना था तो तब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट थी, ठीक है। तो वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो एक तो उस प्रोसेस की वजह से भी हीट जो है वो इसके अंदर से इजेक्ट होती है। दूसरा जो है वो ये है कि डिके होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का। तो वो जो है हमारी ज़मीन के नीचे लेयर्स में जहाँ पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इनका जब डिके होता है तो जो है वो उसके अंदर से भी हीट जो है वो इवॉल्व होती है। थर्ड वन जो है वो फ्रिक्शन है। उसके बाद जो है कि अगर अर्थ को हम ऑब्जर्व करें तो हम जितना डीपर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है अर्थ पे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और जो है इसका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। इस टेम्परेचर को अगर ऑब्जर्व कर लें तो जितना आप नीचे जाएंगे द डीपर यू गो द हॉटर इट इज़। तो जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा। यहाँ पर साइड पे इसका डेप्थ दी हुई है किलोमीटर में और यहाँ पर इसका टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में। तो ओवरव्यू में हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन जो है वो करंट सिचुएशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के लाइक कोल ऑयल एंड गैस, ये सारे जो हैं वो एग्जॉस्टेड होते जा रहे हैं और एक टाइम आएगा जब ये हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें मूव करना पड़ेगा किस पे, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। तो जो है हमें इस क्राइसिस को ओवरकम करना है। तो इसकी वजह से हम जो है रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें से ही एक जो है वो जियोथर्मल एनर्जी है। तो ये एक डायग्राम है जो प्रेजेंट करती है कि हमारे जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज जो है वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। जो रेड कलर है ये प्रेजेंट करता है कि हॉट स्प्रिंग का एरिया कौन सा है। उसके बाद जो है वो ये वाला जो मड का एरिया है ये वोल्केनो को प्रेजेंट करता है कि किस जगह पे ये पाए जाते हैं। और ये सेंटर वाला जो है ये भी जियो प्रेशर को थर्मल एनर्जी जहाँ पर पाई जाती है 3 to 4 डिग्री जो है ये भी जो है वो आपको स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पर आपको भी जियोथर्मल एनर्जी जो है वो मिलेगी। तो ये मज़ीद डेटा है जो कि ज़्यादा डिटेल से बताता है कि मुजफ्फराबाद में हॉट स्प्रिंग है। उसके बाद ये जो बाकी सारे सिटीज़ हैं या बाकी एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पर हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे भी पता लग रहा है। यहाँ को इसको ऑब्जर्व करने के बाद मड वल्केनो कहाँ पे है, थर्मल स्प्रिंग कहाँ पे है, हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है, ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर गिवन है। तो जियोथर्मल रिजर्वायर को अगर आप क्लासीफाई करें तो उसमें जो है वो इसकी 4 टाइप्स हमें नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वन जो है वो गीजर्स में आएगा, फिर बॉइलिंग मड पॉइंट आएगा, फिर वोल्केनो आएगा और उसके बाद हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो कुछ इस तरह से इनकी जो है वो डायग्राम होगी। इनकी पिक्चर्स कुछ इस तरह से होगी। ये हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये मड वोल्केनो है और ये कुछ जो है वो गीज़र हैं। तो मड वोल्केनो की अगर हम बात करते हैं तो ये सबडक्शन सोर्स में होती है। बेसिकली ये ऑन शोर ऑफ शोर पे पाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाली साइड पे मकरान के एरिया में पाए जाते हैं। तो ये जो है जो फेमस है हमारे पास उनके नाम यहाँ पर गिवन है। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। तो आप अगर इसको ब्रीफली ऑब्जर्व करें तो 80% मोर देन 80 जो है वो मड वोल्केनो जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इस तरह की इनकी शक्ल है। गूगल सेटेलाइट इमेज जो है वो मड वोल्केनो का कुछ इस तरह से शो होता है। हॉट स्प्रिंग इस तरह से हैं, ये गर्म चश्मा है, हॉट स्प्रिंग है, तत्ता पानी का है।
उसकी डायग्राम यहाँ पर गिवन है। मजीद नॉर्दर्न एरियाज में जो पाए जाते हैं उनके नाम यहाँ पर गिवन है। ये जो है हमारे यहाँ इस जगह पर जियोथर्मल के रिजर्वायर मौजूद हैं। कुछ इस तरह से ये नज़र आता है। ये जैसे फ़र्ज़ करें हॉट रॉक्स हैं, इसके दरमियान जो है फ़र्ज़ करें पानी है तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो है रेन वाटर भी इसके अंदर आएगा इस साइड से, तो जब ये पानी नीचे अंदर पेनिट्रेट होगा तो ये गर्म हो जाएगा और यहाँ से जो है फिर वो हीट निकलेगी। The rising hot water and steam is trapped in permeable and porous rocks from the geothermal reservoir. Reservoir can be discovered by testing the soil, analyzing underground temperature. अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि ये वाले जो रिजर्वायर है उसको आप डिस्कवर कैसे कर सकते हैं कि जब आप ऑयल को टेस्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और अंडरग्राउंड टेम्परेचर जब चेक करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जियोथर्मल का रिजर्वायर मौजूद है। तो मज़ीद जो है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे हॉट रॉक्स मौजूद होती हैं जिनका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, तो जब रेन वाटर इनके अंदर पेनिट्रेट करता है तो वो गर्म हो जाता है और यहाँ से फिर जो है वो हीट इवॉल्व होती है। तो जब हम इस हीट को यूटिलाइज़ करते हैं तो वो हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी की फॉर्म में आता है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये दो मेथड होते हैं हमारे पास एक्सट्रैक्शन के। एक्सट्रैक्ट या तो हम इसको डायरेक्टली कर देंगे हॉट स्प्रिंग और गीज़र की फॉर्म में, या फिर जो है वो हम हीट पंप के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इनको अगर क्लासीफाई किया जाए इसके यूजेज को, तो इसका यूज़ भी दो तरह से आ जाता है, डायरेक्ट यूज़ आ जाता है और इनडायरेक्ट आ जाता है। डायरेक्ट में होगा कि हम इसका जो हॉट टेम्परेचर होगा उसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेंगे। इनडायरेक्ट में ये होगा कि जैसे हम अगर फर्स्ट करें उससे कोई टरबाइन को रन करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ये इसका इनडायरेक्ट यूज़ हो जाएगा। तो डायरेक्ट यूज़ में इसको देखते हैं कि हॉट स्प्रिंग को आप एज स्पास यूज़ करते हैं, हीटिंग वाटर को आप फिश जो है हीटिंग वाटर जो आपके पास होता है उसको डायरेक्टली आप फिश फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इसको अगर हमने बिल्डिंग्स को हीट प्रोवाइड करनी हो तो हम वहाँ से भी डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स का अगर हमने ग्रीन हाउस में टेम्परेचर राइज करना तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, या क्रॉप्स को ड्राई करने के लिए भी इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी इसकी हीट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो इसकी हीट को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि इसमें से जो है वो हॉट जो है वो हमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा दे देगा और कोल्ड जो होगा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर फर्ज करें यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर है और इसका जो है वो टेम्परेचर 18 है, तो इसका मतलब है कि सर्दियों में ये टेम्परेचर को राइज करने के तौर पे काम आएगा। और दूसरा जो है वो यहाँ पर जो है कि जब समर की बात होगी तो समर में इसका टेम्परेचर 30 है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इसका पानी का जो है वो 18 है, तो इसको जो है वो कोल्ड करने के तौर पे काम आएगा। मीन्स टू से कि इसको ठंडा करेगा और इसकी जो हीट होगी इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। इनडायरेक्ट यूज़ को अगर हम करते हैं तो इनडायरेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम इसकी स्टीम को यूटिलाइज़ करेंगे तो उससे हम टरबाइन को, जैसे इसकी स्टीम है यहाँ से स्टीम जा रही है, यहाँ से टरबाइन में यूज़ होगा, ठीक है। ऊपर जो है वो पानी है, ठीक है। तो ये टरबाइन जो है वो इसको रन करेगी, तो यहाँ से जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। ये वाला जो है हमारे पास क्या है, ये रिजर्वायर है यहाँ पर हॉट वाटर का, और ये जो रॉक्स हैं और ये मैग्मा है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। ये स्टीम से क्या करेंगे, टरबाइन को रन करेंगे और आगे से जनरेटर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। 3 टाइप्स के हमारे पास पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें से फर्स्ट वन जो है वो ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट है, सेकेंड वन हमारे पास फ्लैश स्टीम पावर प्लांट है, थर्ड वन हमारे पास बाइनरी साइकिल पावर प्लांट है। तो वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। ड्राई स्टीम में क्या है कि हमारे पास ये जो है स्टीम जो है हमारे पास सिंपल स्ट्रीम जाएगी, ठीक है। स्ट्रीम जाके टरबाइन को रन करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी। यहाँ से जो है वो ये स्टीम जो होगी हम इसको कंडेंस करेंगे तो ये वाटर की फॉर्म में आ जाएगी। आपको भी पता है कि जैसे हम स्टीम को जब भी कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो कंडेंसर जो है उसको कंडेंस करेगा तो ये पानी बन जाएगा, कोल्ड वाटर। इसको हम अगेन इंजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इस पानी की अगेन जो है वो हीट या स्टीम की फॉर्म में आ जाएगा। स्टीम से स्टीम वापस दोबारा जाएगी और इस तरह से इसको रन करेगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये जो है हमारे पास ओल्डेस्ट टाइप है पावर प्लांट की, इसमें जो है वो रिजर्वायर कंटेन करता है प्योर स्टीम को। मीन्स टू से इसमें हम पानी को पंप नहीं करते अंदर, प्योर स्टीम इसमें यूज़ की जाती है। प्योर ड्राई स्टीम जो होती है वो टरबाइन को रन करती है और उसके बाद जो है ये रियल टाइप के जो थर्मल पावर प्लांट में आता है। ये इसका जो ऑपरेशन है वो हमें प्रैक्टिकली नज़र आ सकता है कैलिफोर्निया में, इटली में और जापान में, वहाँ पर प्रैक्टिकली ये पावर प्लांट जो है वो यूज़ भी हो रहे हैं। फ्लैश स्टीम पावर प्लांट जो है उसकी कुछ जो है डायग्राम जो है वो इस तरह से होगी। इसमें जो है वो
वेल है हमारे पास, प्रोडक्शन वेल भी है और इंजेक्शन वेल भी है। इसमें जो है वो ब्राइन सोल्यूशन जो होगा, ब्राइन जो होगा वो हम इसमें इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। जब हम इंजेक्ट करेंगे इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो है वो इसका ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इसकी अल्टीमेटली स्टीम बनेगी, स्टीम जाके इसको रन करेगी टरबाइन जो है वो, जो है टरबाइन जब रन होगी तो टरबाइन आगे मज़ीद जो है वो जनरेटर को रन करेगा और आगे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो कॉमनली जो है ये जियोथर्मल पावर प्लांट के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसमें रिजर्वायर पे इसमें हॉट वाटर और स्टीम दोनों रिक्वायर्ड होती है, मीन्स हमें पानी को भी उसके अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है। प्रेशर चेंजिंग सिस्टम भी इसमें रिक्वायर होता है, और ये वाले जो हवावे और ये बाकी दो एरियाज है जहाँ पर ये प्रैक्टिकली यूज़ होता है। बाइनरी साइकिल जो है ये पावर प्लांट जो है इसका मेन पर्पस भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराना ही है, बस फ़र्क जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। हम इस डायरेक्टली जो है वो हम इसकी स्टीम को ऊपर लेके नहीं जाएंगे, हम जो है यहाँ से हीट एक्सचेंजर लगा देंगे। जो ये ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू आगे जाके टरबाइन में, और यहाँ पर जो है वो हम हाइड्रोकार्बन यूज़ करेंगे। हाइड्रोकार्बन का टेम्परेचर जो है वो इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और वो आगे से टरबाइन को रन करेगा और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट हो जाएगी। तो ये इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये स्टीम को डायरेक्टली जो है वो टरबाइन को स्पिन करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसमें जो हीट है वो जस्ट अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वही यूज़ किया जाता है। हाँ, वेपराइज्ड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टरबाइन को स्पिन करने के लिए। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हीट अप करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो है हम हाइड्रोकार्बन्स को क्यों यूज़ करते हैं ये क्वेश्चन भी राइज होता है। तो इसलिए कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है। लाइक आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम हाइड्रोकार्बन जो है वो यूज़ करते हैं इसको टरबाइन को रन करने के लिए। यहाँ से सिंपली जो है वो हम अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हुए यहाँ से जो हीट होती है हमारे पास उसी को इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसमें एक्सचेंज कर लेती हैं, और जो है वो आइसोपेंटेन या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो उनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, तो इसलिए जो है वो हीट को अब्जॉर्ब करके फिर उसके बाद जो है वो टरबाइन को रन कराती हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड पावर प्लांट है। इसमें कोई हार्मफुल गैस जो है वो एमिट नहीं होती है। आपका जो टेम्परेचर होता है वो भी जो है वो सेफ रहता है, और इसके अलावा जो है अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भी डिस्क्लोज नहीं होता आउटसाइड, आप जस्ट उसकी हीट को यूटिलाइज करते हैं। इस तरह से स्टीम यहाँ पर एंटर होती है, उसके बाद इसके ब्लेड्स को रन करती है। देन जो है वो यहाँ से स्टीम जो एक्सेसिव होती है, जो हमारी यूज़ की नहीं होती, वो यहाँ से आउट हो जाती है। आउटलेट है ये स्टीम का और ये एंट्री है यहाँ से। उसके बाद जो है वो कॉइल्ड वायर होता है, सिलेंडर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पर। मीन्स टरबाइन के बाद आगे फर्दर जनरेटर ऑपरेट करता है। जनरेटर जो होता है वो इस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये काफ़ी हमें लो कॉस्ट पड़ता है या चीपर पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है बाकी एनर्जी सोर्सेज से। तो ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट डिफरेंट फैक्टर्स पे। एक तो ये कि टेम्परेचर पे और डेप्थ पे, ठीक है। दूसरा जो है वो रिसोर्स पे देखेंगे कि ये स्टीम हम यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड यूज़ करें, मीन्स स्टीम भी है और कोई लिक्विड भी हम उसको यूज़ करें, या हम इन दोनों का मिक्सचर जो है वो यूज़ करें। तो इसके अलावा जो हम इसकी अवेलेबिलिटी को देखेंगे कि रिसोर्स जो है वो हमारे पास वहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना अवेलेबल है। उसके बाद साइज़ और टेक्नोलॉजी भी मैटर करेगी जो प्लांट की जो हम यूज़ करेंगे। कॉस्ट जो है वो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर देखें या कैपिटल कॉस्ट देखें तो वो काफ़ी हाई होगी, लेकिन अगर एक बार आपने प्लांट को जो है वो वहाँ पर जो है वो बिल्ड कर लिया और इसके बाद रनिंग में आप आ गए, तो ऑब्वियसली इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इसमें हमें कोई फ्यूल यूज़ नहीं करना पड़ रहा, तो इसमें रनिंग कॉस्ट जो है वो इसकी कम होगी, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी हाई होगी। तो ये अगर हम जियोथर्मल एनर्जी का एस्टिमेशन लगाएं तो पाकिस्तान में तो इतनी एनर्जी जो है वो हमारे पास जो है वो अगर इसका हम एस्टिमेशन लगाएं तो हमारे पास ये आएगी, या प्रपोज डेवलपेबल सोर्सेज जो है वो हमारे पास ये प्रपोजल जो है वो कुछ इस तरह से इतनी एनर्जी को प्रेजेंट करेगा। इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसके अगर कुछ एरियाज़ को अगर ऑब्जर्व करें तो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है। और लाइक अगर प्रोविंस के हिसाब से देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में इसके रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी पाई जाती है, लेकिन जो एक्सेसिवली है वो इन एरियाज़ में पाई जाती है। ऑलमोस्ट जो है अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो तकरीबन 30,000 मेगावाट एनर्जी जो है वो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहें जियोथर्मल एनर्जी से, तो आप इतनी एनर्जी जो है वो जियोथर्मल एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं। इसके अभी हम फ़ायदे को देख लेते हैं।
इसकी जो है फ़ायदा ये कि सारा साल ये मौजूद रहेगी, अवेलेबल रहेगी। कोई फ्यूल को आपको कंबस्टन नहीं करनी पड़ेगी, किसी चीज़ को जलाना नहीं पड़ेगा। वेदर इंडिपेंडेंट होगी, मीन्स बारिश है, बादल है, जो भी है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगी। जैसे सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, वो डिपेंड करती है वेदर की कंडीशन पे, ये नहीं है। क्लीन रिसोर्स है, इसका कोई आपको फ्लू गैसेस नहीं देखने को मिलती, कोई इसकी पोल्यूशन नहीं है, नॉइस पोल्यूशन नहीं है। तो इसकी जो अगर एमिशन फर्ज करें होती भी है तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ना होने के बराबर होती है। इकोनॉमिकली जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो हमें चीपर ही पड़ जाती है अगर हम उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करते हैं तो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये इकोनॉमिकल भी पड़ जाती है। ओवरऑल एनर्जी जो है ये जियोथर्मल की ये सस्टेनेबल सोर्सेज है। डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इसके इस तरह से हैं कि हर जगह ये नहीं पाई जाती। इसकी जो इंस्टॉलेशन की कैपिटल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है। स्टीम जो है उसकी सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमें अवेलेबल और रन आउट भी हो सकती है। हार्मफुल गैसेस के रिलीज होने का चांस भी होता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है कि हम डेप्थ में जा रहे हैं अर्थ की, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से कोई हार्मफुल गैस भी रिलीज हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये स्पेसिफिक साइट पे अवेलेबल होगी, हर जगह पे नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन का इशू भी होगा। अर्थक्वेक ऑब्वियसली जिस एरियाज़ में जिन हॉट एरियाज़ में ये पाई जाती है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर अर्थक्वेक अगर इन केस आ जाते हैं तो उसको हमें फेस करना भी हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। कंक्लूड अगर हम करें तो वो ये है कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो रिप्लेस कर सकती है फॉसिल फ्यूल को, ठीक है। अगर पर्टिकुलर एरिया में आप वहाँ पर देखें तो अगर आप फॉसिल फ्यूल की बजाय ये यूटिलाइज करते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एनुअल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सकती है 60% अगर हम इस पर रिलाई करें, और जो है पोटेंशियल जो है इसका प्रोवाइड करती है एनर्जी रिक्वायरमेंट यूएस में। पार्शियल सोल्यूशन है हमारे पास एनर्जी नीड्स को अगर हमने पूरा करना है तो। पाकिस्तान जो है वो नेचुरली गिफ्टेड है कि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो काफ़ी इकदार में मौजूद हैं। बस ज़रूरत ये है कि हमें यूज़ करने की, कि अगर हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो हम जो है वो एनर्जी शॉर्टेज जो है वो इसको ओवरकम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी के काफ़ी रिसोर्सेज नेचर में मौजूद हैं, जस्ट हमें उसको अचीव करना है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर कोई क्यूरीज हो तो मुझे बता दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।